हेलो दोस्तों, मैं अनंत आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाणी में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने द्रव्य का वर्गीकरण और योनि भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें रस भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले द्रव्यों का वर्गीकरण भेद 6 स्कंद के रूप में बताया है। इसमें आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 8 से रस स्कंद के आधार पर वर्गीकरण किया है। फिर आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 42 में द्रव्य के नाम से वर्गीकरण किया है। अब कैसे वर्गीकरण है, तो हमारे 6 रस जो होते हैं उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण है। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वैसे ही मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। अब इसमें हम लोगों में किस प्रकार के द्रव्यों को रखा गया है, तो मधुर स्कंद द्रव्य में ऑब्वियस सी बात है मधुर रस युक्त द्रव्यों का रखा गया होगा। तो सबसे पहले इसमें उदाहरण के रूप में हम देखेंगे मधुर स्कंद में मुलैठी, मुनक्का, खजूर, ईख, जीवक, ऋष्वक, जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली और सौंफ, ये मधुर स्कंद में आते हैं। वैसे ही अम्ल स्कंद में अनार, आम, बेर, बड़ा बेर, बिजौरा, नींबू, आंवला, इमली, नारंगी, ये आते हैं। लवण स्कंद में सेंधा नमक, सौचर नमक, काला नमक, विंड नमक आदि आते हैं। कटु स्कंद में पिपली, पिपली मूल, गज पिपली, सौंठ, काली मिर्च, अजमोदा, अदरक, सिगरू, सरसों, भल्लाता, कस्ती, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब तिक्त स्कंद में नीम, चिरायता, चंदन, हल्दी, अडूसा और कषाय स्कंद में आम की गुठली, जामुन की गुठली, अर्जुन, शीशम, गूलर, धातकी। हमने आम की गुठली और जामुन की गुठली कषाय स्कंद के अंतर्गत आती है। तो आप सभी जानते हैं कि जामुन की गुठली किस व्याधि में उपयोगी होती है। यदि आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट करें और बताएं जामुन की गुठली किस व्याधि में यूज़फुल है और क्यों। अब हमने रस भेद से देख लिया वर्गीकरण, तो अब इसके बाद प्रयोग भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण बताया है। तो प्रयोग भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से बताया, एक आहार द्रव्य, दूसरा औसत द्रव्य। आहार द्रव्य में क्या विशेषता है कि आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं। इनके उपयोग से उत्तरोत्तर अन्य धातुओं का पोषण होता है, जो शीत, उष्ण आदि वीर्य संगत गुणों की उत्पत्ति प्रधानता नहीं करते। आहार द्रव्य के द्वारा शीत वीर्य मतलब वीर्य और उष्ण वीर्य, जो भी वीर्य संगत गुण होते हैं उनकी उत्पत्ति प्रधानता नहीं होती। और उसका उदाहरण है गोधूम, जिसे गेहूं कहते हैं, यव और शाली। अब औसत द्रव्य क्या होते हैं, ये होते हैं वीर्य प्रधान होते हैं। फिर इनके प्रयोग से शरीर में प्रधानतः वीर्य संज्ञक शीत, उष्ण आदि की उत्पत्ति होती है। इसमें सारे वीर्य गुणों की उत्पत्ति होगी, आहार द्रव्य में नहीं होती। रस आदि धातुओं का प्रधान कार्य नहीं होता और इसका उदाहरण सोंठ, पिपली आदि हैं। अब हमने प्रयोग भेद से द्रव्य का वर्गीकरण देख लिया। इसके बाद आता है दोषकर्म भेद से द्रव्य का वर्गीकरण, जिसे हम दूसरे शब्दों में प्रभाव भेद से भी बोल सकते हैं। इसमें श्लोक बताया है जो कि भागवत ने दिया है, एक श्लोक कि शमनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यमिति त्रिधा। और सेकंड श्लोक आचार्य चरक ने बताया है कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थवृत्तम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। इस श्लोक में 3 प्रकार बताए हैं, दोष प्रशमन द्रव्य, धातु प्रदूषणम द्रव्य और स्वस्थ हितम द्रव्य। अब दोष प्रशमन द्रव्य के अंतर्गत क्या बताया है कि कुछ द्रव्य कुपित वात आदि दोषों और इन वात आदि दोषों द्वारा दूषित धातुओं का अपने प्रभाव द्वारा प्रशमन करते हैं, अर्थात साम्य अवस्था में लाते हैं। ये तो इस पॉइंट में बताया है कि जो द्रव्य होते हैं, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जो दोष जो कुपित हो गए हैं या फिर क्षय हो गया है, उनको साम्य अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आंवला अपने अम्लादि रस में से पित्तादि दोषों को दूषित ना करता हुआ अपने द्रव प्रभाव से वात आदि दोष, तीनों दोषों का शमन करता है। इन द्रव्यों को दोष प्रशमन कहते हैं। अब दोष प्रशमन हमने ये उदाहरण के द्वारा समझ लिया। अब दोष प्रशमन को 3 प्रकार से बताया गया है, एक वात प्रशमन, पित्त प्रशमन और कफ प्रशमन।
द्रव्य। अब वात प्रशमन द्रव्य मतलब इसमें सब हम लोगों को हेडिंग से ही पता चल रहा है कि वात का शमन करने वाले द्रव्य। तो हम ऐसे द्रव्यों को, ऐसे गुण वाले द्रव्यों का उपयोग करेंगे जो वात का शमन करता होगा। इसलिए हमें, इसके लिए सबसे पहले हमें वात के गुणों का जानकारी होना चाहिए। तो इस श्लोक में वात के गुणों को बताया है कि रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म सूक्ष्म श्लोथ विशद खरा विपरीत गुणैर द्रव्यमार्तः प्रशम प्रशामयन्ति। ये चरक सूत्र स्थान से लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले वात के गुण बताए हैं जो कि श्लोक में है, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म विशद खर। तो इसके विपरीत गुण वाले द्रव्य जो कि स्निग्ध उष्ण गुरु स्थूल पिछल लक्षण, तो इनके विपरीत जो हमने जो स्निग्ध आदि जो मैंने बताए हैं, उन गुण वाले द्रव्यों का उपयोग वात का शमन करता है। कैसे? रस, इसमें मधुर अम्ल लवण बताया है। वीर्य में उष्ण, विपाक में मधुर होने से वात का शमन करते हैं ये जो द्रव्य बताए गए हैं। जैसे लघु पंचमूल। पित्त समन, जैसे कि बात में बताया है कि सा स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवमलम सरम कटु विपरीत गुणैर पित्तम द्रव्य राशु प्रशामयति। इसमें भी सेम पित्त के गुण स्नेह उष्ण तीक्ष्ण, इसके विपरीत रुक्ष शीत मंद सांद्र एवं स्थिर, ये गुण वाले द्रव्य पित्त का शमन करेंगे। मधुर रस युक्त शीत वीर्य गुरुपाकी द्रव्य पित्त समन होते हैं। उदाहरण के लिए श्वेत चंदन, लाल चंदन। अब कफ प्रशमन द्रव्य क्या होते हैं? तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलः श्लेष्मणः प्रशमयन्ति विपरीत गुणैर गुणः। ये भी चरक सूत्र स्थान से लिया गया है। जैसे हमने वात पित्त में देखा, वैसे ही इसमें भी सबसे पहले उसके कफ के गुण गुरु शीत मृदु स्निग्ध, इसके विपरीत गुण लघु उष्ण कठिन रुक्ष सर विशद। तो ये जो विपरीत गुण वाले द्रव्य हैं ये कफ का शमन करेंगे। तो कटु तिक्त कषाय रस युक्त लघु पाकी उष्ण वीर्य युक्त द्रव्य कफ का शमन करते हैं। उदाहरण के लिए अगरू, हरिद्रा, गंडक और पंचमूल। अब हमने दोष शमन प्रकार के बारे में देखा। तो इसका दूसरा प्रकार है धातु प्रदूषण द्रव्य। तो ये कैसे है कि कुछ द्रव अपने प्रभाव से शरीर से साम्यावस्था में स्थित दोषों को साम्यावस्था का मतलब बताया है कि साम्यावस्था में विद्यमान वात आदि तीनों दोषों को धातु संज्ञा दी गई है इसमें। ठीक है। तो स्थिर दोषों को, रसादि धातुओं को तथा साम्यावस्था में स्थित मल मूत्रों को दूषित करते हैं, उन्हें धातु प्रदूषण द्रव्य कहते हैं। जैसे विष, मंदक दधि मतलब होता है अच्छे से नहीं जमा हुआ दही। फिर स्वस्थ हितम द्रव्य। तो कुछ द्रव्य जो अपने प्रभाव से ना तो कुपित दोषों का शमन करते हैं और ना ही साम्यावस्था में स्थित दोष धातु और मलों का कोपन करते हैं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए हितकारक होते हैं, उन्हें स्वस्थ हित द्रव्य कहते हैं। मतलब इस पॉइंट में बताया गया कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करने से वो ना तो दोषों को बढ़ाएंगे, ना घटाएंगे, ना धातुओं को दूषित करेंगे, ना उनका क्षय करेंगे। तो इस प्रकार के द्रव्य, लेकिन ये सब कुछ ना करते हुए भी लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। तो कुछ आचार्य स्वस्थ हित द्रव्यों की परिभाषा भिन्न तरीके से बताते हैं। जो कि स्वस्थ हित द्रव्य होते हैं उनकी परिभाषा बताते हुए दूसरे आचार्यों ने क्या बोला है कि वे द्रव्य जो विषम दोषों को साम्यावस्था में लाने में सहायक हों, साथ ही साम्यावस्था में विद्यमान दोषों की यथास्थिति बनाए रखती हैं, उन्हें स्वस्थ हित द्रव्य कहते हैं। जैसे कि गोधूम, शाली। अब इसके बाद आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 25 में 20 हितकर द्रव्यों का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है कि आहार द्रव्य कौन से? जैसे सूख धान्य में लोहितशाली यव हितकर होता है, लोहितशाली अहितकर होते हैं यव। शामी धान्य में मुदकशाली हितकर है, मात्र अहितकर है। जल में अंतरिक्ष जल हितकर होता है, वर्षा में नदी का जल अहितकर। वैसे ही लवण में सैंधव, औशर, पात शाक में जीवंती, सरसप और मृगमांस में एड़े, गौमांस, पक्षी में लाव, कणकपोत। फिर विश्लेषी में गौधा, मंडूक, मत्स्य में रोहित, चिलचिम और घृत में गौघृत और मेषी घृत। गौ दुग्ध, मेषी दुग्ध। स्थावर मांस, स्थावर स्नेह में तिल तेल,
कुसुम्ब तेल। अनुपमृग वसा में वराह वसा, महिष वसा। मृतस्य वसा में चुलुकी वसा और कुंभरी वसा। और जलचर पक्षी वसा में पाक, हंसवत, काकम, गुदगुद। तो इस प्रकार सारे हम लोगों को एक सारणी में 20 प्रकार के आहार द्रव्य और उनके लिए अहितकर के बारे में बताया है कि कौन से हमारे जरूरी हैं। ये जो सारणी है यह इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रभाव से द्रव्य का वर्गीकरण देखने के बाद अब हम उत्पत्ति से द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे, जो कि 5 प्रकार का बताया है, जो कि महाभूत के अनुसार है। जैसे आकाशीय, वायव्य द्रव्य, अग्नेय, आप्य और पार्थिव। आकाशीय द्रव्य के गुण बताए हैं कि कि सूक्ष्म व्यवाही, मृदु लघु, रस अव्यक्त रस, विपाक लघुपाकी। फिर शरीर में कम सुशीलता, लाघव, कोमलता, इंद्रियार्थ शब्द होता है। वायव्य द्रव्य गुण होते हैं सूक्ष्म, रुक्ष, शीत, लघु, चरक ने विकासी और व्यवाही बताया है। रस कषाय और ईसत तिक्त होता है। विपाक लघुपाकी कर्म विचरण मतलब गति करना, रुक्षता गलानी और लघुता चरक ने आशुकारी एक और कर्म बताया है। फिर इसका इंद्रियार्थ होता है स्पर्श। फिर आग्नेय द्रव्य, इसका गुण होते हैं उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु, रस कटु, ईसत अम्ल, लवण। विपाक लघुपाकी कर्म दहन, पाचन, प्रभाव, वर्ण प्रकाशन, तापन और इंद्रियार्थ इसका रूप होता है। मतलब इसमें जो महाभूत के गुण होते हैं लगभग सेम ही उसके द्रव्यों के गुण बताए हैं। फिर आप्य द्रव्य को जल कहते हैं। आप्य मतलब जल। इसके गुण द्रव, शीत, स्निग्ध, गुरु, सर, मंद, सांद्र, मृदु, पिच्छल, रस, मधुर, ईसत, कषाय, अम्ल और लवण। विपाक गुरुपाकी कर्म शरीर में उपक्लेद, स्नेहन, बंधन, प्रहादन और इंद्रियार्थ इसका रस होता है। फिर पार्थिव द्रव्य को इनके गुण बताए हैं कि गुण स्निग्ध, गुरु, कठिन, खर, रस, कषाय, मधुर, विपाक गुरुपाकी कर्म उपचय, गौरव, बल, स्थैर्य, संघात और इसका इंद्रियार्थ होता है गंध। उत्पत्ति भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण देखने के बाद कर्म भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण देखेंगे, जो कि कर्म भेद से द्रव्यों के वर्गीकरण को 2 प्रकारों में बांटा है। पहले कर्मात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण। कर्मात्मक वर्गीकरण में एक टेबल के अनुसार मैंने इसके सारे कंटेंट प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसे वर्गीकरण की पद्धति चरक और सुश्रुत के अनुसार सामान्य पद्धति, विशिष्ट पद्धति में चरक सुश्रुत ने इसका वर्गीकरण किया है। गुणों का नामकरण, तो इसमें गणों के नामकरण में घटक द्रव्यों के प्रधान कर्म मतलब जो कि चरक ने जो द्रव्य लिए हैं, जो वर्ग है उसमें उनका जो कर्म है उनके आधार पर चरक ने वर्गीकरण किया है और सुश्रुत ने प्रधान द्रव्य के नाम के आधार पर उसका वर्गीकरण का नाम रखा है गणों का। फिर वर्गीकरण का आधार काय चिकित्सा में उपयोगिता की दृष्टि से और इसमें सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की उपयोगिता की दृष्टि से किया है। फिर गणों की संख्या 50 महाकषाय बताए हैं और 37 द्रव्यों में वर्गीकृत किया है। फिर गणों के द्रव्यों की संख्या 10, प्रत्येक महाकषाय में 10 और गणों के घटक द्रव्यों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। चरक वर्गीकृत द्रव्यों की संख्या योनि बताई है, प्रधानता स्थावर योनि चरक ने बताया है। उष्कादि गण खनिज द्रव्यों को तथा तृष्णादि गण में धातु को रखा है ये चरक सुश्रुत के अनुसार। गणों के नाम जीवनी, ब्रह्मणी आदि जो महाकषाय के नाम है वो। फिर आता है विदारी, कंद, हारक पदादि, शल्यश्रादि गण, ये सुश्रुत ने बताए हैं। वर्गीकरण की उपलब्धता प्रधानता सूत्र स्थान के अध्याय 4 सूत्र स्थान में 2, 22, 24 और 25 ये चैप्टर में चरक के द्वारा वर्गीकृत द्रव्यों का वर्णन मिलेगा। वैसे ही सुश्रुत में प्रधानता सूत्र स्थान में 38, 39, 20 उत्तर तंत्र के 17 अध्याय और कुछ और अध्याय हो सकते हैं जिनमें सूत्र द्वारा वर्गीकृत द्रव्यों का वर्णन मिलेगा। देख लिया। उसके बाद आता है रचनात्मक वर्गीकरण। रचनात्मक वर्गीकरण में वही चरक और सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे कि वर्गीकरण में उपलब्धता आहार द्रव्यों की रचना की दृष्टि से सूत्र स्थान में 27वां वर्गीकरण मिलता है। इसमें 2 अध्याय हैं 46 और 47 में इसकी रचना है। वर्गीकरण में कितना विस्तार है तो द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण सुश्रुत और वाग्भट की तुलना में संक्षिप्त है। मतलब सुश्रुत और वाग्भट की तुलना में चरक ने थोड़ा संक्षिप्त रूप से वर्गीकरण का वर्णन किया है। सुश्रुत ने चरक और वाग्भट के वर्गीकरण से विस्तृत या अधिक वर्णन किया है। तो आहार द्रव्यों में वर्गों की संख्या 12 वर्ग चरक ने बताए हैं। पहले आहार द्रव्यों को
द्रव द्रव्य और अन्य द्रव्य में बांटा है सुश्रुत ने, और द्रव द्रव्य में 10 वर्ग और अन्य द्रव्य में 13 वर्ग बनाए हैं। फिर वर्गों के घटक द्रव्य केवल आहार द्रव्यों का समावेश इसमें मिलता है। चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार आहार द्रव्यों के अतिरिक्त रत्नों का भी समावेश हमें मिलता है। घटक द्रव्यों की होनी, स्थावर द्रव्य व जंगम द्रव्य बताए हैं, और सुश्रुत ने स्थावर, जंगम और भौम बताया है। सूख धान्यों का वर्गीकरण, सभी सूख धान्यों का समावेश चरक ने किया है, और 2 वर्ग बना दिए हैं सूख धान्य के लिए, एक शालीय और एक कुधान्य वर्ग। फिर उसके बाद आता है शाक द्रव्यों का वर्गीकरण, सभी शाक को सम्मिलित किया है चरक ने। कंद और पुष्प वर्ग में सुश्रुत ने डिवाइड कर दिया है। दुग्ध और एवं दुग्ध विकार, मतलब दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों के अनुसार गौरस वर्ग में दूध, दही, घृत आदि सभी प्रकार के क्षीर विकार सम्मिलित किए हैं किसने? चरक ने। सुश्रुत ने इन सबको 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया है, जैसे क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग और घृत वर्ग। फिर आता है नवीन मौलिक वर्ण वर्ग में आहार और हरित वर्ग, 2 नए मौलिक वर्ग चरक ने बताए हैं। और सुश्रुत के अनुसार कुधान्य वर्ग, तक्र वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद, लवण, क्षार वर्ग एवं धातु वर्ग, रत्न वर्ग, ये सुश्रुत ने बताए हैं। इस पर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे साथ पढ़ने में मेरे नोट्स यदि पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।